सभी भारतवासियों को विक्रम संवत्सर के अनुसार वर्ष के पहले महीने चैत्र मास के और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास यानी विक्रम संवत्सर के हिसाब से पहला महीना, इसे हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और पूरे भारत में अलग अलग तरह से इसे मनाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में इसे मनाया जाता है नवरात्रि के तौर पर, यानी नव दुर्गा की आराधना करके हम मनाते हैं इसे चैत्र मास की नवरात्रि के तौर पर यह महीना यहाँ की ब्याहता स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है। आप पूछिए कैसे? यहाँ पर एक परंपरा जो आजकल परसों से नहीं बरसों से चली आ रही है, जिस परंपरा के अनुसार यहाँ पर मनाया जाता है मैरिड डॉटर्स डे पूरे 1 महीने तक, और इस महीने का इंतज़ार करती हैं हर ब्याहता स्त्री। मैं या कोई भी मैरिड लेडी हो जिनकी शादी को साल भर हुआ हो, या जिनकी शादी को 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल भी हो गए हों, तब भी वो अपने इस फेस्टिवल का इंतज़ार बड़े ज़ोर शोर से करती हैं। और तब भी वो याद करती हैं बिल्कुल अपने मायके वालों को। जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं वो तो थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, पर जो उत्तराखंड से नहीं बिलोंग करते हैं उनके लिए नई चीज़ तो है, पर हमारी सभ्यता संस्कृति को पेश करना ही मेरा काम है। तो आइए जुड़िए मेरे साथ और जानिए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस पिटारे से निकली है एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा, इन पहाड़ों की बहुत ही खूबसूरत परंपरा, जिसका नाम है भिटौली, जो कि एक भाई अपनी बहन को देता है, एक पिता अपनी बेटी को देता है। इसे यह जताता है कि बेटा, आज भी हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं, आज भी तुम हमसे वैसे ही जुड़ी हो, यह जताता है। और उस भिटौली को, जो कि उपहार वो लड़की अपने मायके से पाती है, उसे ससुराल वालों में दूर दूर तक बांटकर वो अपनी मायके की समृद्धि को बढ़ाती है। तो आज जानते हैं हम इस खास त्योहार भिटौली के बारे में। चैत्र मास में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार पहाड़ों में बहुत ही एक स्पेशल जगह रखता है। इस त्यौहार में, जैसे पहले होता था कि पहाड़ों में रोड सड़कें नहीं होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों, महीनों या कहा जाए कई दिन लग जाते थे। और लड़कियों की शादियां तो बहुत दूर दूर होती थी, जंगलों के रास्ते से गुजरना पड़ता था। तो लड़कियां अक्सर मायके मतलब बहुत जल्दी जल्दी फ्लुएंटली नहीं आ पाती थी, उनको टाइम लगता था। तो उस टाइम पर हमारे पूर्वजों ने एक त्यौहार का इनोग्रेशन किया। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी भी है, जो हमारी मम्मी हमें सुनाया करती थी जब हम बचपन में छोटे थे। मैं वो कहानी भी आपको बताऊंगी। इस त्योहार में क्या होता है कि जो मायके वाले होते हैं वो अपनी बेटी के लिए खूब सारा मतलब पकवान बनाते हैं। जिसके घर में घी दूध होता है वो घी भी ले जाता है, खीर बना के ले जाता है, बहुत सारी पूड़ियाँ बनाई जाती है टोकरी में। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पर गुड़ का बड़ा महत्व होता है, गुड़ रखा जाता है। सिंगल नाम की एक मिठाई होती है जो घर पे बनाई जाती है, सिंगल कहते हैं उसे, मीठा पकवान, उसे लिया जाता है। और एक चावल के आटे की चावल के जो पिसा हुआ चावल होता है उससे एक पर्टिकुलर डिश बनाई जाती है जिसे हम साई कहते हैं। वो सब लेकर लड़की का भाई या पिता उसके गांव में जाता है और अपनी बहन को वो भेंट स्वरूप प्रदान करता है। उसकी बहन उस जो पकवान उसके घर से बन बन के आता है, उस पकवान को पूरे गांव में बड़ी खुशी खुशी बांटती है और सबको बताती है आज उसकी भिटौली आई है, यानी आज उसका भाई इससे भेंट करने आया है। और ये सिर्फ यंगस्टर नहीं मनाते, ये बुज़ुर्ग, जैसे हमारे अगर दादाजी हैं, उनकी सिस्टर हैं, तो उनके लिए भी जाता है। और हमारे पापा की बहन के लिए भी जाता है, मेरे मेरे लिए भी आएगा, मतलब मेरा भाई मेरे लिए भी लेके आएगा। और
इस तरह से ये क्रम चलता रहता है याद करने का। आजकल तो जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया है तो मिठाई, फल, कपड़े लेके जाते हैं, बट पहाड़ों में उस टाइम पर मोटा अनाज हुआ करता था। गेहूँ के आटे की रोटियाँ बहुत कम मिलती थी। तो इस वजह से वहाँ पर गेहूँ के आटे की जो पूड़ियाँ बनाकर ले जाने का जो प्रचलन था कि मेरी जो बहन है वो भी अच्छे से खा सके, भरपेट खा सके, क्योंकि पहाड़ों में घी दूध तो बहुत होता था बट अनाज जो होता था वो बहुत कम होता था। तो भरपेट खाना भी उस समय अवेलेबल नहीं होता था। आप घी, दूध, मट्ठा, छाछ कुछ भी ले सकते थे, बट अनाज जो था वो मोटा होता था और बहुत ज़्यादा अवेलेबल, भरपेट नहीं अवेलेबल होता था। तो एक तरह से अपनी बहन को पोषण तत्व मतलब भरपेट खाना पहुंचाने का जैसी परंपरा होती थी। और वो बहन क्या करती थी कि अब पूरे गांव में उसे बांट कर अपने, कहते थे कि जितनी बिटौली बटती है उतना आपके मायके वाले संपन्न होते हैं। तो वो भी वैसे ही अपनी प्यार जाहिर करती थी। इससे रिलेटेड एक कहानी भी है कि बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसकी 7 कन्याएं थी, यानी पुत्रियां थी, बेटियां थी। तो राजा ने यूं ही एक दिन अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग का खाते हो, मतलब किसके भाग्य से खाती हो। तो इस पर जो 6 बेटियां थी उन्होंने तो कहा कि हम आपके भाग का खाते हैं, पर जो 7वीं बेटी थी उसने कहा कि मैं आपके भाग का नहीं खाती हूँ, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरा भाग्य था तब मैं यहाँ पैदा हुई, तब जाके आपने मुझे, मतलब मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि भैया ये तो बड़ी एरोगेंट है, इसको तो बड़ा स्वाभिमान है। तो राजा ने डिक्लेयर किया कि जो भी पशु पक्षी प्राणी जो भी सुबह मेरे दरवाजे से गुजरेगा मैं उससे इसकी शादी कर दूंगा। और उस दिन सुबह सुबह एक सांप उनके दरवाजे से गुजरता है। तो वो क्या करती है, वो राजा क्या करता है, अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है। अब बेटी उस नाग के पीछे, मतलब जो भी सांप था उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसे अपना वर मानकर उसे साथ चल देती है। पर वो तो नागलोक का राजा होता है। जैसे ही वो अपने नागलोक में पहुंचता है वो अपने मानव रूप में आता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। तो वहां से एक जगह से जाकर भी वो नागलोक की महारानी बन जाती है। अब जिस समय वो जा रही होती है तो उसका छोटा भाई रोते रोते उससे कहता है कि बहन मैं तुझसे कैसे मिलने आऊँगा, मुझे कहाँ पता चलेगा कहाँ तेरा ससुराल है, मैं कहाँ ढूंढता फिरूँगा। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं जब जाऊँगी, मैं जब जा रही होंगी तो मैं रास्ते में सरसों गिराते हुए जाऊँगी, और जब ये सरसों फूल जाएगी तो तू इस सरसों को फॉलो करते करते मेरे तक आ जाना और मुझसे मिलने आना। तो फिर जब वो सरसों बनती है, जब वो सरसों फूलती है, तो ये देखकर उसका भाई क्या करता है, उस सरसों को फॉलो करते ही करते अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाता है। जब वो वहां पहुंचता है, नागलोक जैसी सरसों का जो रास्ता जैसा फॉलो करके वो नागलोक पहुंचता है, तो उसकी बहन अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार करती है। तो अब नाग नाग से तो उसे छुपाना था, उसे नाग ने तो उसे डर होता है कि कहीं मेरे हस्बैंड मेरे भाई को हर्ट ना कर दें। तो जैसे ही नाग के आने का टाइम होता है वो अपने भाई को छुपा देती है। तो नागराज पूछते हैं कि आज मुझे यहाँ मानव तुम्हारे अलावा भी किसी मानव के स्मेल आ रही है कौन, यहाँ पर आया कौन है, बताओ मुझे। तब उसकी वो बताती है कि मैं बताऊंगी तो सही, पर आप उसे हर्ट नहीं करोगे, इसका प्रॉमिस करो। तो नागराज कहता है ठीक है, तुम लेके तो आओ कौन है करके। तो वो जैसे ही उसको लेके आती है, नागराज देखता है कि एक आदमी उसके घर आया है। तो वो ये नहीं बताती है कि उससे ये बताने का मौका भी नहीं मिलता कि ये उसका भाई है या समथिंग। नागराज उसको डस देता है। डसते ही उसका शरीर नीला पड़ जाता है और वो एक तरह से मौत के कगार पे चला जाता है। तो इस पर वो रो रो कर कहती कि मेरा भाई मुझसे मिलने आया था, चैत्र के महीने में मुझसे मिलने आया था। मैंने उससे कहा था जहाँ जहाँ सरसों फूली हो तो उसे फॉलो करते हुए यहाँ आना। जब मेरा भाई यहाँ मुझसे मिलने आया और आपने उसे डस लिया, ये अच्छा नहीं किया। वो रोने लग जाती है। तो नागराज को एहसास होता है अरे ये तो इसका भाई था। तो वो उनका उसका सारा जहर क्या होता है सक कर लेते हैं और उसे जीवन दान देते हैं। और साथ में एक वरदान भी देते हैं कि चैत्र मास के महीने में जब भी कोई भाई अपनी बहन के यहाँ उपहार स्वरूप उपहार लेकर, छोटा मोटा जैसी भी उसकी वो है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बड़े बड़े गिफ्ट ले जाने, एक रुमाल लेकर भी, एक फल लेकर भी आप अपनी बहन से मिलने जाओगे तो उसकी आयु और उसकी संपदा में वृद्धि होगी।
तब से कहा जाता है ये पहाड़ों में इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और नाम रखा जाता है भिटौली, भेंट करने की परंपरा भिटौली। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी भी आने वाली है भिटौली। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।